बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं जी उठा पाकिस्तान में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैरियत होंगे। वैसे तो पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी है नहीं कि बखैरियत हुआ जा सके। जो लोग अब तक बचे हुए भी हैं, जो लोग अब तक सैलाबी रेले से बचे हुए हैं, वो खड्डे खांचों में फंसे हुए हैं। कुछ ना कुछ यकीनन ऐसा है जो हमारी ज़िंदगियों को इज़्तिराब में मुब्तला कर रहा है। तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और भी चीज़ें हैं, वबाएँ फूट चुकी हैं, डेंगू के हवाले से आज हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे हमें बात करनी है। लेकिन शुरुआत में एक स्टोरी से करूँगी। देखिए, ये सोसाइटीज़ होती हैं, और सोसाइटी में जो इंसाफ मिल रहा होता है, सोसाइटी का जिस तरह से एक तरीक़ा कार होता है, वो वज़ा करता है कि आपकी सोसाइटी आगे कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, वहाँ पर कितनी एक दूसरे के बारे में कंसर्न होगा, कितना एक दूसरे को सोचा जाएगा एक दूसरे के लिए। तो इसी हवाले से एक स्टोरी है जिसका उन्वान है ये होता है इंसाफ। हो सकता है आपने कहीं सुनी भी हो, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है तो मैं सुनाना चाहती हूँ। मुलजिम एक 15 साला लड़का था। एक स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। मज़ाहमत के दौरान स्टोर का एक शेल्फ भी टूटा। जज ने फ़र्द जुर्म सुनी और लड़के से पूछा, तुमने कुछ चुराया है? ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने एतराफ़ कर लिया। क्यों? मुझे ज़रूरत थी, लड़के ने मुख्तसरन जवाब दिया। ख़रीद लेते, पैसे नहीं थे, घर वालों से ले लेते। घर पे सिर्फ माँ है, बीमार और बेरोज़गार। ब्रेड और पनीर इसी के लिए चुराई थी। तुम कुछ काम नहीं करते? जज ने पूछा। करता था, एक कार वॉश में। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी ली तो निकाल दिया। तुम किसी से मदद मांग लेते? सुबह से मांग रहा था, किसी ने हेल्प नहीं की। जरा ख़त्म हुई और जज ने फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया। अब ये फ़ैसला बहुत अहम है। चोरी और ख़ुसूसन ब्रेड की चोरी बहुत हौलनाक जुर्म है, और इस जुर्म की ज़िम्मेदार हम सब हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स, मुझ समेत, इस चोरी का मुजरिम है। मैं यहाँ मौजूद हर फ़र्द और ख़ुद पर $10 जुर्माना आयद करता हूँ। $10 अदा किए बगैर कोई शख्स कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये कहकर जज ने अपनी जेब से $10 निकाल कर मेज़ पर रख दिए। इसके अलावा मैं स्टोर इंतज़ामिया पर $1000 जुर्माना करता हूँ, क्योंकि इसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा ना कराया गया तो कोर्ट स्टोर को सील कर देगी। फैसले के आखिरी रिमार्क ये थे, स्टोर इंतज़ामिया और हाजरीन पर जुर्माने की रकम लड़के को अदा करते हुए अदालत इससे माफ़ी तलब करती है। अच्छा, ये हम हमेशा जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ होती हैं या ममालिक होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सी बातें की जाती हैं, हम उनको कुफ्र से भी ज़ाहिर है उनके लिए एक ये वर्ड यूज़ होता है। ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसकी आखिरी लाइन बहुत दिल को लगने वाली है। कुफ्र के माशरे ऐसे ही नहीं फल फूल रहे, अपने शहरियों को इंसाफ ही नहीं अदल भी फराहम कर रहे हैं। अब जज साहब को क्या ज़रूरत थी कि वो ख़ुद भी $10 देते, लेकिन उन्होंने दिए, क्योंकि पूरा मुआशरा उस बच्चे की इस तंगदस्ती का, उसके इस हाल का ज़िम्मेदार था। आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ हमारे हर सूबे में हो रहा है, मैं, आप और हमारी हुकूमतें, हम सब उसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं। अगर मैं और आप उनके इस हाल की जो फ़िलहाल है उसकी ज़िम्मेदार नहीं है, तो हम पर यह ज़िम्मेदारी ज़रूर आती है कि इस हाल से अगर हम उनको किसी भी तरह निकाल सकते हैं, वाया कैश, वाया काइंड, वाया प्रेजेंस, तो वो हम करें। लेकिन बाकी ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है उन तमाम लोगों की है जिनकी आप सोशल मीडिया पे फुटेजेस देख रहे हैं, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, और जो जाके तस्वीरें तो बना लेते हैं। बल्कि कल भी मैं एक मीटिंग में थी और वहाँ मुझे पता चला कि किस तरह से लोगों का रवैया है। जो कैंप्स बनाए जा रहे हैं, अगर वो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में कहीं बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ के प्रिंसिपल का, वहाँ के दीगर लोगों का, सबका नहीं लेकिन चंद लोगों का, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनका क्या रवैया है। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं और कमिश्नर्स होते हैं, बाकी इलाके के लोग होते हैं, कुछ बहुत सपोर्टिव हैं, कुछ को पता ही नहीं है कि करना क्या है, और या वो पता करना भी नहीं चाहते कि करना क्या है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बेहिसी की मिसालें हैं, बेहिसी की कहानियाँ हैं, जिनको देखकर दिल हैरान होता है और खून के आंसू होता है कि खुदा न खास्ता अगर कल मुझ पे और आप पे मुसीबत आई तब भी ये लोग ऐसे ही बेहिस होंगे। मैं तो सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल हमारे मुल्क की है, और इस वक्त हम आपको सक्खर लिए चल रहे हैं। सक्खर में हमारे नुमाइंदे खुदाबख्श मौजूद हैं। सिंध में हर एरिया, जो जगह भी उठा के आप देख लें, वहाँ पर परेशानी का आलम है। और कल मुझे ये भी पता चला कि ये तो सैलाब अभी आया है बारिशों से।
इसके बाद इंडस रिवर का जो एक रेला आता है वो आना बाकी है। इसके अलावा सितंबर की बारिशों की पेश गोई अभी बाकी है और अभी से लोग इतनी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, स्किन डिजीज़ है, डेंगी है, न जाने क्या क्या है, क्या वहाँ की सूरत हाल है ओवरऑल। सखर को हम खुसूसी तौर पे इस वक्त फोकस करेंगे। हमारे साथ खुदाबख्श साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी खुदाबख्श साहब, आप खैरियत से हैं और आपके गिरदोनवा में क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। हम जो शक्कर की जो मुख्तलिफ इलाकों में जो मुतासिर है वो शदीद परेशान है। कुछ गवर्नमेंट के जो दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल दावे नजर आ रहे हैं, अभी तक उनके पास कोई रिलीफ नहीं मिली है। और जो खास तौर पर जो बस्तर इलाकों में जो अभी तक जो मुतासिर है वो शदीद परेशानी है। उनको जो खाने पीने की अशिया मिल रही मगर उनको टेंट या दीगर सहूलियात अब तक उनको नहीं मिली है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी लाक है। और आपको ये भी बता दें जहाँ यहाँ पर जो डीआईजी सेक्टर है और एसएसपी सेक्टर अपनी मदद आपकी तरफ जो जहाँ जहाँ गरीब नादार बैठे हैं उनको जो रिलीफ भी दे रहे हैं और माली मदद भी की जा रही है। अच्छा, वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, बाकी इंतज़ामिया जो है वो कहाँ है? गायब है इंतज़ामिया? ट्रक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जो इमदादी सामान पहुंचाने की बातें हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर नाजरीन के लिए बताना चाहती हूँ कि एक और बात मुझे कल ही की मीटिंग में ये जो एक हो रही थी इसी हवाले से उसमें पता चली कि ये रात में जो ट्रक्स लाए जाते हैं उसकी एक रीज़न ये भी है कि लोग हैं बहुत परेशान। जब दिन में ट्रक आता है तो इतनी मारामारी हो जाती है कि जो ट्रक लेकर जाते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाती है और बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश की जाती है कि रात के वक्त सामान उतारा जाए। खैर, ये एक पर्सपेक्टिव है, इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। खुदाबख्श साहब, तो इस वक्त इंतज़ामिया क्या कर रही है? इंतज़ामिया के कोई ट्रक आए हैं, कोई और कुछ हुआ है, कोई कैंप्स बनाए गए हैं, किसी स्कूल कॉलेज में गवर्नमेंट के कोई कैंप बनाया गया है, लोगों को कोई छत फराहम की गई है? जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी ऐसा ट्रक सरकार की जानब से कोई भी यहाँ रिलीफ कैंप तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि डीसी से बातचीत हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि हमें एक दो दिन में जो सप्लाई यहाँ सफर पहुंच जाएगी, जो फिर हम जो रिलीफ मुतासिर उनको सामान फराहम किया जाएगा। मगर देखा जाए कि आज तकरीबन 9वां दिन है, मुतासिर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। जिनकी घर की छतें गिर जाने के बाद उनके घरों के अंदर पानी इतना जमा है, बेचारे बेयार और मदद अभी तक बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो कुछ एनजीओ की जो टीमें वहाँ पहुंची, सिर्फ वो बेचारे जो खाने पीने की अशिया फराम कर लेते हैं मगर उनकी छत अभी तक गली हुई है, उनको टैंक नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से शदीद इंतहा जो परेशानी हाल में मुब्तला है। क्योंकि वो इस शदीद गर्मी हब्स की वजह से वो ना तो उनके पास बिजली है ना उनके पास गैस है और बेयार वहाँ धूप में बैठे हुए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे और उनकी खवातीन वहाँ पर बैठी हुई है। मगर यहाँ पर जो हुकूमत को हम निशानदेही कह रहे हैं, करते आ रहे हैं कि यहाँ पर इस इलाके में जो मुतासिर बैठे हुए हैं, जो गरीबी जो के मिलते हैं तो वो मुतासिर जाकर उन स्कूलों में जाकर ठहर जाते, मगर वहाँ भी देखा जाए वाशरूम का प्रॉब्लम है, वहाँ सफाई की बड़ी प्रॉब्लम है, पानी जो साफ नहीं मिल रहा है, उनको गिला गंदा पानी बेचारों को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस्ट्रो की बीमारी और उसकी स्किन की बीमारी, जो जिल्द की बीमारी है, वो सब भी बिल्कुल लगी पड़ी है, लाइनें लगी पड़ी है। मगर वहाँ पर जो डॉक्टर बेचारे स्किन की और गैस्ट्रो की वजह से शदीद परेशानी, क्योंकि उनकी भी मेडिसिन जो सालाना लेकर आते हैं उनकी भी जो कमी पड़ी गई है, जिसकी वजह से उनका भी यही कहना है कि हुकूमत हमने लेटर लिखे हैं मगर अभी तक अद्वियात नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात दो चार हो ठीक है। खुदाबख्श साहब, मुतासिर इलाके जो कटकोट कश्मीर शेरपुर और दीगर इलाकों से जो मुतासिर यहाँ तक हॉस्पिटल आ रहे हैं और हमारे शूटिंग में देख सकते हैं कि उसमें इतनी रश है, वो खास तौर पर मासूम जो बच्चों जो उनके स्किन की जो डिजीज में मुब्तला हो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन का। और ये वो आगाही है जो आजकल सबको है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि वो तमाम लोग जो अभी भी सियासत कर रहे हैं, अभी भी वोट लेने के लिए सोच रहे हैं कि कौन सी तदबीर होनी चाहिए, वो ये भी सोच लें कि ये ज़िंदगी या ये दुनिया ये कुछ वक्त की है, ये मुख्तसर है और हम सब ने मरना है। चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हम सब ने मरना है, हम सब ने अल्लाह ताला के सामने जाना है
और अल्लाह ताला को अपना मुंह दिखाना है और उस वक्त क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। कुरान मजीद में 6666 आयात हैं, उसमें से 3/4 से ज़्यादा हुकूकुल इबाद पर हैं, इंसानों के हुकूक पर हैं, जानवरों के हुकूक पर हैं, और ये इंसान मतलब ओवरऑल जो जानदार हैं उनके हुकूक पर है। इंसानों को ज़ाहिर है उसमें अशरफुल मखलूक़ात है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पूरा सेक्टर है, सेगमेंट है। तो अल्लाह ताला तो कई जगहों पर कह चुके हैं कि हुकूक अल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद जहाँ हमसे कोताही रह गई या जानबूझकर हमने कोई कमी की तो वहाँ हमारी क्या सूरत हाल होगी। सो ये सब ज़रूर देखें कि अभी क्या हो रहा है। जो ओवरऑल इंतज़ामिया है, जो ओवरऑल हुकूमत है, कुछ होश के नाखून ले ले, और आवाम जो इससे गुज़र रही है अब आप भी होश के नाखून ले लें, और जब अगली बार वोट कास्ट करें तो अपना नुमाइंदा सोच समझ के सिलेक्ट करें। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जो डेंगू की वबा अब इन जगहों पर तो है ही जहाँ सैलाबी रेला है, लेकिन उसके अलावा शहरों में या कराची में हमारे पास रिपोर्टेड केसेस कोई 2000 के करीब अब आ चुके हैं। सो ये क्या अचानक से हो गया है और डेंगू से किस तरह से बचा जाए, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त हम डेंगू के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वाजिद अली कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बढ़ते हुए केसेस डेंगू के हम सब देख रहे हैं, लेकिन मैं बच्चों से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सालों में बड़ी सारी हमारी ड्रिल्स हुई हैं और हमें पता चल चुका है कि जी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रिवेंशन का हिस्सा हैं। मैंने सुना कि डेंगू का मच्छर जो है वो फजर में काटता है या मगरिब में काटता है। तो ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ से डेंगू कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि ना वो फजर में जाते हैं ना मगरिब में जाते हैं। असल में ये है कि ये बेसिकल देखा गया है कि ये फजर और मगरिब में मच्छर जो है ज़्यादा ट्रेवल करता है। ये सही। बाकी जो जैसे हम बच्चे जाते हैं स्कूल तो वहाँ पे आपको पता है कि नर्सरीज होती हैं, ग्रीनरीज होती हैं, वहाँ पे इसकी जो ना पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो जैसे ही वो कभी कभी गुजरते हैं वहाँ से तो वो मच्छर भी उधर मौजूद होते हैं। तो यहाँ वो एसी वाले इन्वायरमेंट में होते हैं तो वहाँ पे भी ये मच्छर ग्रो करता है मॉइस्चर वाले एरियाज में, तो वहाँ पे भी काटने का खर्चा ज़्यादा होता है। तो यानी ये दिन में किसी भी वक्त काट सकता है? ज़्यादातर किसी भी टाइम, ज़्यादातर फजर और मगरिब, ठीक है, किसी भी दिन किसी भी टाइम काट सकता है ये। ठीक है। सो ये क्या जब डेंगू का मच्छर काटता है तो आपको कोई ख़ास फीलिंग होती है या कोई दाना बन जाता है या कोई अलामत है कि जिससे फौरी पता चल सके कि ये डेंगू वाला मच्छर था? हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि अब जैसे ही मच्छर काटता है तो 2 दिन तक आपको अलामत नहीं होती। अच्छा, कुछ जैसे ही उसकी रेप्लिकेशन होती है बॉडी में तो फिर हमारे पास लो ग्रेड फीवर से स्टार्ट होता है, फिर वो 4 to 5-6 आवर्स में हाई ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 100 पे स्टार्ट हुआ फीवर तो 103, 104 को टच करेगा। इसके साथ एक और अलामत ये होती है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है। वो आपको जिस्म में दर्द किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे हेडेक, सीवियर हेडेक के साथ प्रेजेंट होते हैं, आँखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है, या जो टांगों में शदीद दर्द होता है, बंदा कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो ये फीवर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीवियर बॉडी एक, दिस इज़ द वन ऑफ द मतलब अलामत ये होती है कि ये इससे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये होता है फेब्राइल फेज, ये होता है फेब्राइल फेज जो 2 to 7 डेज तक रहता है। उसके बाद हम ये इसमें हमें कोप करना होता है, पेशेंट जो ना मतलब इसमें अपने मौलवी से रब्ता करे, उसके बाद डायग्नोसिस करवाए। उसके बाद अगर ये पेशेंट थोड़ा सा डिले कर देते हैं तो फिर ये क्रिटिकल फेज में चले जाते हैं। जो आपने बात की इसमें दबे आना, तो उसमें जो है ये अटैक करता है हमारे प्लेटलेट्स को। यानी 7 दिन हमारे पास होते हैं तकरीबन। exactly. ये अगर आप फौरन डॉक्टर के पास चले जाएं और फौरन, क्योंकि टेस्ट नहीं कराना चाहते ना हमारे यहाँ लोग, टेस्ट से बहुत डरते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर बोले कि टेस्ट कराना है तो वैसे ही लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं खुद ही सही हो जाएगा, वायरल है, फलाना है, खुद सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं। एग्जैक्टली यही है। तो इसके लिए अवेयरनेस यही है ज़रूरी है कि जैसे ही आपको बुखार आए और ये जिसम में किसी किस्म में दर्द हो या बुखार जो है जैसे ही रैपिडली इंक्रीज़ हो तो उसके बाद जो आपको अपने मालिक से रुजू करना चाहिए और बेसिकली डायग्नोज करवा के फिर प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या ये अभी भी उतना फेटल है जैसे पहले था? क्योंकि पहले हम देखते थे और अभी भी खुदा न खास्ता डेंगू से अमवात भी हो जाती हैं लोगों की। बिल्कुल। मैंने तो एक ऐसे बच्चे का भी, अभी बच्चा 14 साल का लड़का, और उसका भी केस देखा पिछले सालों में, पिछले दिनों में, जिसमें वो बस अपने पैरों पर चल कर गया था और ऐसी सिचुएशन हुई कि वेंट पे डालना पड़ गया और फिर वो कभी वापस ना आया।
अब जैसे आपने कहा कि हम टेस्ट नहीं करवाते, हमारा टारगेट ये होता है, सिंपल सी टेस्ट हैं, 3 टेस्ट हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट CBC करवाते हैं, उसमें हम टारगेट होता है कि हम सफ़ेद प्लेटलेट्स को देखें। आपने कहा फेटल जो है जिस तरीके से आपने कहा वो बच्चा जो ना जो वेंट पे चला गया, तो वेंट पे अलाउ क्यों गया, तो उसने जो वो जो फेज़ है वो निकल गया होगा, फेब्राइल फेज़। अगर नहीं निकला गया होगा तो फिर वायरस की इतनी एप्लीकेशन हो चुकी होगी जिसने सफ़ेद खिलात को डेंजर जोन में लेके आया होगा। जिस तरीके से सफ़ेद खिलात 1,50,000 से 4,50,000 तक नॉर्मल होते हैं, जो हमारे जिसको वाइट ब्लड प्लेटलेट्स सेल्स, कहते हैं, तो वो जो है ना कम होके इतने चले गए होंगे। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है उस पेशेंट में, तो वो जो है ना इतने कम हो चुके होंगे जिसकी वजह से उसने जो ना जिस्म के किसी हिस्से में, क्योंकि सफ़ेद खिलात खून को रोकते हैं, ये प्लेटलेट्स खून को रोकते हैं, तो किसी हिस्से में ब्लीड हो गया हो, या जो ना ऐसी ब्लीड हो सकती है, या जो नाक से खून आ सकता है, इंटरनल कोई ऐसा मसला हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब प्रिवेंशन क्या है? क्या रिपेलेंट हम लगाएं या क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे प्रिवेंशन हो? और एक और बात बताएं, ये समझा जाता है कि जो डेंगू का मच्छर है वो बहुत ऊंचा फ्लाई नहीं कर सकता, वो नीचे नीचे फ्लाई करता है, तो अगर आप अपने पैरों को, टांगों को बचा लें तो बचत हो सकती है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल, ये जो ट्रेवल करता है मोस्टली जो है ये आपने देखा होगा 100 मीटर्स तक ट्रेवल कर सकता है मैक्सिमम, 100 मीटर तक। जैसे आपने देखा ना फ्लैट्स में हम रहते हैं कराची में या किसी जगह पे, या जैसे जब सैलाब ज़दगान वाले पेशेंट्स हैं या जिस तरीके से, तो ये जो ना ग्रुपिंग में रहते हैं, तो जैसे ही वो 100 तक इसके मतलब उसने एडी जो ना वायरस ले लिया मच्छर ने, तो वो थोड़ा सा ट्रेवल करके मतलब ग्रुप में चला गया, तो फिर वहाँ पे काटना शुरू करेगा, तो फिर उसमें जाके वो अफेक्ट करेगा। तो ये बिल्कुल ट्रेवल नीचे ही करता है। और दूसरा प्रिवेंशन में ये है, तो आप जो ये जो ना प्रिवेंशन सारी आप हमें बताइएगा कॉलर के बाद, ठीक है? क्योंकि एक तो प्रिवेंशन मेरे ख्याल में यही है डॉक्टर साहब के, नीचे अगर ट्रैवल करता है तो पैरों को आपने सबसे ज्यादा बचाना कवर करके रखें, जैसे हम एक्सपोज पार्ट को कवर करके रखना है जैसे। और बाकी आप ये सारा रिपीट कर दीजिएगा। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ यार साहब, आप कैसे? डॉक्टर वाजिद साहब को बहुत सलाम हूँ। नुसरत, पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि आपने जो शुरू में पढ़ा जो एक उसके अंदर जो आपने वाकया सुनाया जो आपकी आवाज़ जो है ग्लिच हो रही है। ये सैलाब के बाद से हम सबकी आवाज़ें ऐसे आ रही हैं जैसे कपकपा रही हैं। वैसे तो अंदर से कपकपा ही रहे हैं सब लोग शायद, लेकिन आवाज़ भी ऐसे ही आ रही है। जी थोड़ा ऊंचा बोलें। अच्छा, अभी आ रही है आवाज़ आपको? जी आवाज़ आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही, बताइए। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। आई थिंक आजकल ये थोड़ा सा कनेक्शंस का भी मसला है। सवाल आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो फौरी आप सवाल कर लीजिए ताकि इशू ना हो। जी, प्रिवेंशन के हवाले से आप बता रहे थे डॉक्टर साहब। प्रिवेंशन के हिसाब से सबसे पहले तो ये फ्रेश वाटर में जो ना इसकी ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन वहाँ पे होती है। फिर ये जो हम जैसे ही मानसून की सीज़न आने, तो उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे भी फ्रेश वाटर, जैसे हमारे पास गमले हैं या जो है गैलरीज़ हैं या जो है छत पे जो है कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे पानी कलेक्ट हो सकता है, बारिश का पानी। और दूसरा जो हम किचन में जो मोस्टली काम करते हैं वो पानी ओपन रखते हैं, वो भी फ्रेश वाटर होता है। जैसे गैलरीज़ में जहाँ वाशरूम्स वगैरह पानी छोड़ देते हैं, तो जो फ्रेश वाटर के धब्बे जहाँ पे भी हैं आप उसको कवर करें या मतलब हटा दें। अच्छा, साफ पानी कहीं भी जमा करके ना रखें। जमा करके ना तो ये सैलाबी पानी तो साफ नहीं है, फिर यहाँ क्यों इतना डेंगू हो रहा है? सैलाबी पानी भी ज़्यादातर तो ख़राब है, मगर कुछ हिस्सा तो इसका ऐसा है नहीं जो साफ़ भी है, मगर उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है जो कलेक्टेड हो गया पौधों में उस पर, तो वहाँ पे अगर एक मॉस्किटो मिलने मतलब बहुत सारे मॉस्किटो बन सकते हैं उससे, तो वो एरिया तो अफेक्टेड हो जाएंगी। एक तो ये है प्रिवेंशन, उसको कवर करेंगे। दूसरा जो नहीं है, आप जैसे आपने बोला पहले ही कि जो हमारे जो जैसे हम जो ना शॉर्ट स्लीव पहनते हैं तो वो फुल स्लीव इस सीज़न में ऑन करें, बच्चों को पूरा कवर करें। और दूसरा जो ना खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दें। जिससे तीसरा जो रिपेलेंट्स यूज़ करें, जिस तरीके से मॉस्किटो स्प्रेज करवाएं, घर पे जो मॉस्किटो उसको ऐसे मतलब जो ना उसमें स्प्रे करें, जैसे एक विंडो से दूसरी विंडो में कवर ना हो सके, तो उसको बंद करके फिर क्लोज रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रिपेलेंट हम लगाते हैं बॉडी पे, छोटे बच्चों को अगर लगा दें और वो छोटे बच्चों की आदत होती है हाथ मुंह में लेने की, तो क्या ये उनकी सेहत के लिए फिर ख़राब हो सकता है? बिल्कुल, ये मतलब छोटे बच्चे में आप देखा होगा हर दवाई पे पीछे लिखा होता था छोटे बच्चे से दूर रखें। तो आप उसको जो है जस्ट जो है कोशिश करें, तो उसको तो पहला तो प्रिवेंशन ये है कि आप उसको पूरा कवर करें। जो फॉर एग्जाम्पल जूते मोजे वगैरह पहना के रखें, जिस तरीके से हाथ है तो हम शर्ट्स वगैरह पहनते वो कवर करके रखें। अगर इन केस आप ज़रूरत पड़ी तो फिर वो आप कलेक्टिव लगा उसको ड्राई कर लें, ताकि वो उसको जो ना मतलब जो ना वो मुंह वगैरह में या बात मुंह वगैरह में ना डाल सके। तो ये ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, बड़ों में भी, ये तो बच्चों की भी हमने काफ़ी बातें की हैं, सो बड़ों में भी जो डेंगू का रेशियो बढ़ रहा है, आपके ख्याल में वो क्यों बढ़ रहा है, किस तरह? क्या ये रात में, दिन में, किस तरह
या ऑफिस में इस तरह का माहौल है, या अभी एनवायरनमेंट ही ऐसा बना हुआ है कि मच्छर काट रहा है? एक तो ये देखो ना, इसकी सीजनल होता है ये, मतलब जैसे इसकी पीक सीज़न है अगस्त से लेके मिड ऑफ अक्टूबर तक, मतलब ये। दूसरा डिपेंड करता है कि आप मानसून सीजन कितनी प्रोलॉन्ग हो रही है, इस पर इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ करती है। दूसरा जो ना, हम मिसडायग्नोज कर देते हैं अपने आप से, जैसे तो मतलब जैसे हम समझते हैं ये ऐसा मौसमी बुखार है और उसको जो ना हम कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, मालिश से रुजू नहीं करते जी। और सिंपल सी टेस्ट नहीं करवाते, उसके बाद जो एक्यूट फेज है वो निकल जाता है, फिर वो क्रिटिकल फेज में चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहले फीवर को किसी हद तक आप इग्नोर कर सकते हो, एक लेवल तक नहीं कर सकते जहाँ पे आपको बुखार प्रोलॉन्ग हो रहा हो। अगर डॉक्टर साहब कितना फीवर आप अगर बता सकें कि जी इतना फीवर अगर आपको हो रहा है तो डेंगू के चांसेस हैं, आपको टेस्ट फौरी कराना चाहिए? इसका जो बेसिकली फीवर होता है लो ग्रेड इनिशियली, उसके बाद आप समझिए कि मुझे फीवर के साथ जिसम में 103 और 104 को टच भी कर रहा है, उसके साथ मुझे जिसम में दर्द हो रहा है। खास तौर पर टिपिकल जो इसकी जो निशानियाँ होती हैं, जिसमें अलामत ये होती हैं कि आप जो ना आंखों के पीछे के साथ दर्द होना, तो ये मतलब हम समझते हैं कि इसको मोस्ट लाइकली डेंगू हो सकता है। हाँ, लोग कहते हैं आंखों में दर्द हो रहा है, जिनको आंखों में नहीं। दर्द हो रहा है। दूसरा जो कभी कभी क्या होता है कि शुरुआती इनिशियल स्टेजेस में छोटे छोटे लाल कलर के धब्बे पड़ जाते हैं जिस्म की जिल्द के अंदर, तो वो भी एक अलामत होती है। दूसरा जो ना कभी कभी क्या होता है, मतलब जो ना आप टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये भी अलामत हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो मोटे मोटे दाने बन जाते हैं, जैसे कोई मच्छर काट ले या कोई और चीज़ काट ले, क्या ये इस तरह के नहीं होते डेंगू वालों को? ये मच्छर जो है बेसिकली ये डिफरेंट मच्छर है जो आम मॉस्किटो है, इसका नाम है एडीज मॉस्किटो। अच्छा, ये फीमेल मॉस्किटो है, ये आम मच्छर नहीं है जिस तरीके से। इसको अगर मच्छर को आप अगर आप गूगल पे या किसी जगह पे सर्च करें तो आप देखेंगे इसके जो ना बॉडी पे वाइट एंड ब्लैक जो है ना, मतलब स्पॉट्स लाइंस बने होते हैं, थोड़ा सा साइज में नॉर्मल मच्छर से बड़ा होता है। मतलब ये इसी सीजन में ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक। मतलब फ्रेश वाटर भी इसकी एक डिफरेंट नहीं, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे कभी बच्चे आ जाते हैं और उनके या बड़े भी, हम ऐसे लगता है किसी चीज़ ने काटा और थोड़े से इचिंग हुई और उसके बाद कोई बड़े बड़े दाने बन गए, तो वो बड़े दाने इस चीज़ की अलामत नहीं है? ये हमारा जो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शनरी फेनामिना है कि मतलब ये मच्छर ने काटा है, ये थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद डिजॉल्व हो जाता है, बॉडी के हिसाब से डिजॉल्व हो जाता है। ये सही। मतलब वो डिफ्रेंशिएट करना इन अलामत से है कि अगर उसके अलावा आपको फीवर और ये बॉडी हो रहा है तो फिर हम इसको जो ना फिर डेंगू होगा। सही। तो ये इस तरह से इसका बाकी ये है कि अगर आपको डेंगू हो रहा है या वो अलामत हो रही हैं, तो किस चीज़ की, मैंने सुना है फ्लूइड्स यानी पानी का आपको बहुत इस्तेमाल रखना है, किन चीज़ों का आपने घर में ही फर्स्ट एड करनी है, कैसे करनी है? हाँ, सबसे पहले तो जब भी आपको डेंगू की अलामत या इस तरह की फीवर हो तो आप सबसे पहले अपने हाइड्रेशन बढ़ाएं। जैसे आपने जूसेस पीने हैं और उसके साथ जो ना पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन सी वगैरह लेनी है, ऑरेंज जूस, अगर ऑरेंज का सीजन है तो ऑरेंज जूसेस ले लें, तो ये चीज़ें ज़्यादा इनटेक आप बढ़ा दें। दूसरा, सिंपल आप एंटीपायरेटिक्स यूज़ करें, पेनाडोल यूज़ करें, कोई एंटीबायोटिक यूज़ ना करें, क्योंकि दिस इज़ अ वायरल डिजीज़। दिस इज़ अ वायरल डिजीज़। आप किसी अच्छे मॉलेज को दिखाएं, ऐसे ना हो कि फिर वो आपको एंटीबायोटिक्स किसी लोकल डॉक्टर दिखाए, एंटीबायोटिक वर्स करेगी, मतलब आपको अच्छा फ़ायदा नहीं देगी। दिस इज़ अ वायरल डिजीज़, इसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। आप जस्ट एंटीबायोटिक्स लें और उसके बाद जो आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये उसी फेज़ में आपकी बॉडी से स्ट्रेस कम हो जाएगी, तो ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप आगे बढ़ें। एक ब्रेक है हमारे पास, कॉलर नहीं ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। घबराइए नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे कहने के बाद कि आपकी कॉल या आवाज़ नहीं आ रही है, आप कॉल नहीं कर रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल है वो कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर वाजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं और चंद मिनट्स रह गए हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं डेंगू के हवाले से तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, लोगों की क्या गलत प्रैक्टिसेस हैं जब बीमारी हो जाए, डेंगू हो जाए, तो जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी गलतियाँ हैं, वो बताना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से ही सारा मसला शुरू होता है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपको मतलब मालूम है कि ये डेंगू का सीज़न है, तो जिस तरीके से कोरोना का सीज़न आया था इस तरीके से डेंगू की सीज़न चल रही है, तो आप किसी जो फीवर आपको आ रहा है उसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये एक फेज़ है जिससे निकल के फिर क्रिटिकल फेज में पेशेंट चला जाता है।
तो आप अपने मॉलिज से रुजू करें। दूसरा जो है ना, आप इसमें किसी लोकल डॉक्टर को ना दिखाएं जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहा हो किसी भी फीवर में। हर फीवर का इलाज एंटीबायोटिक्स नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको कुछ जो है मेडिकेशन सपोर्टेड ट्रीटमेंट से बेहतर हो सकता है। तीसरा जो है सिंपल बेसलाइन टेस्ट हैं जो किसी भी आप हॉस्पिटल से, डेंगू की पाकिस्तान में हॉस्पिटल से, किसी भी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। तो यही चीज़ें डायग्नोज करने के बाद इसका सपोर्टिव इलाज है और आप उसके बाद बिल्कुल ट्रीट हो सकते और हैं। बल्कि डॉक्टर साहब जो मुफ्त इलाज या मुफ्त जो टेस्ट किया जा रहा है, आप मुझे बता रहे थे, जी, जी। वो कहाँ किया जा रहा है वो बता दीजिए, क्योंकि लोगों को इसका टेस्ट थोड़ा सा महंगा है ना। नहीं, टेस्ट इसमें ये है कि इसका 800 का अच्छा। एक एनएसएन एंटीजन है, नॉन स्ट्रक्चरल वन एंटीजन, जो हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। वो डेंगू की एवरी पेशेंट ऑफ वो डेंगू कहाँ ये मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में। ठीक। और सेकंड जो है ना, आप में ये हमारे सीईओ ने ये भी लॉन्च किया है कि जो भी फ्लड अफेक्टेड पर्सन है, जो कि जैसे किसी भी मतलब डेंगू के साथ अलावा किसी भी मर्ज के साथ है, वो फ्लड अफेक्टेड पर्सन का जो कोई प्रोफार्मा फिल करेंगे अपनी एरिया का, फिर वो उसका इलाज कम्प्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री करेंगे। तो ये मुर्शिद मुर्शिद हॉस्पिटल हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर बल्दिया टाउन में। बल्दिया टाउन में है, वहाँ कहीं से भी आ रहा हो कोई भी उसको केटर करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, बस ये मतलब अक्सर लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो बेहतर लगते हैं, लेकिन आजकल के हालात ऐसे हैं कि वो अफोर्डेबिलिटी का इशू हो रहा है। तो कोई इस तरह की स्क्रीनिंग की जाती है या बस जो आए उसके लिए मुफ्त नहीं, वो हमारे टेस्ट होगा? कंसल्टेंट्स हैं, सारे एफसीपीएस हैं, जैसे वन ऑफ देम आई एम सिटिंग है। और उसके बाद जो है ना, हमारे पास मुख्तलिफ स्पेशलिटी के सारे एफसीपीएस कंसल्टेंट्स हैं। नहीं, आप लोगों की तरफ से नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि पेशेंट की स्क्रीनिंग की जाती है कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, या जो आए उसको आप लोग प्रोवाइड करते हैं? नहीं, स्क्रीन इस सेंस में होती है कि हम उसको ऑप्शंस देते हैं ना, जिस तरीके से हमारे फ्लड अफेक्टेड पर्सन हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उसको ओपन ऑप्शन देते हैं, आप बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। कुछ अफोर्ड हमारी एरिया इस तरीके से बलूचिस्तान, उसके बाद केपी के सारे जो है उस मुर्शिद हॉस्पिटल कवर करती है, प्रोविंसेस को कवर करती है। अच्छा। तो उसके बाद इंटीरियर सेंस से भी जो भी पेशेंट्स हों जो अनअफोर्डेबिलिटी को इसको मतलब है मतलब कोई रीज़न उसके बिहाइंड, तो आप वो बिल्कुल ओपन ऑप्शन है। उसके बाद स्क्रीन करके क्लियर कट उसको फ्री इलाज हो जाएगा। सो ये फ्री इलाज भी आप करा सकते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल के बारे में आपने बताया, और भी बहुत सारे अब ऐसे लोग मुतहरिक तो हो रहे हैं, लेकिन बात वही है कि आगाही नहीं होती, न्यूज़ नहीं पहुंचती कि कहाँ क्या इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब, वो लोग जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं वो कितने दिन में हॉस्पिटल से निकल पाते हैं, और हॉस्पिटल में एक्चुअली कौन से प्रोसीजर्स हैं जो डेंगू पेशेंट्स पे हो रहे होते हैं? असल में सबसे पहले तो हम डायग्नोज करते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि फ्री ऑफ कास्ट हमारे पास लैब टेस्ट है, वो तो एवरी पेशेंट्स के लिए, ठीक है। जिस तरीके से वो फीवर या अलामत जिस तरीके से वो उसमें कैटेगरी में इन होता है, तो अगर फीवर के साथ दूसरी दिन उसमें हम उसको हाइड्रेट करते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं, और उसके बाद रिपीटेडली हम उसकी बेसलाइन रिपीट करवाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है सफ़ेद खिलात का टारगेट कितने हैं, रेंज में है या उस क्रिटिकल फेज में जा रहा है। अगर वो क्रिटिकल फेज में जा भी जाता है तो फिर हम उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद जो भी होता है, उसके बाद वेंटिलेटर या किसी भी चीज़ की नीड पड़ती है तो वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। ठीक है, और इस तरीके से हम प्रोसीजर्स को आगे बढ़ाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका तशरीफ़ आवरी का और इस इन्फॉर्मेशन का। आई होप कि लोग इसको समझ पाएंगे और सीरियस लेंगे अपनी सेहत को। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और एक और बहुत मुनफरिद सा टॉपिक है, कुछ मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त का टॉपिक हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा मज़ेदार है। मैं कभी कभी इसके बारे में सोचती हूँ तो ख़ुद भी कंफ्यूज होती हूँ। वो यूँ, हम आज बात करें नीड वर्सेस स्टेटस सिंबल। हमारी ज़रूरत क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए करते हैं। जैसे कि अब मुझे ये फ़ील होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स, वो सबसे ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि वो हमारी ज़रूरत है तो आप कैसा भी मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टेटस के मुताबिक, वक्त के साथ साथ स्टेटस के मुताबिक आपका फ़ोन आ गया और लोग भी आपको उसी स्टेटस के मुताबिक देख रहे होते हैं जैसा आपका यूजुअली फ़ोन होता है, जैसी आपने घड़ी पहनी होती है, जैसी आपकी बाकी चीज़ें होती हैं, जैसी आपकी गाड़ी होती है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ शायद ये लगता है कि ये पहले तो ज़रूरत नहीं थी लेकिन अब ज़रूरत बन गई है, या शायद मुआशरा ऐसा हो गया है कि जिसमें आपको ये चीज़ें आपकी ज़रूरत बन गई हैं। ये बड़े वेरीड किस्म की सोच या वेरीड किस्म के सवालात हैं जो मेरे जहन में आते हैं।
इस टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नहायत ही उम्दा मेहमान मौजूद हैं। एक तो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी हुमैरा अफान साहिबा, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमैरा? ठीक ठाक हैं? और ये वाइस वर्सा हो गया, ये कभी हमारे साथ स्काइप पे होती हैं, कभी यहाँ गेस्ट होते हैं, तो आज ये यहाँ पर हैं। और हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है उमैर जालियांवाला ने, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वेरी वेल, वंडरफुल टॉपिक। वंडरफुल टॉपिक, तो आप ही से शुरू कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी बीच में आजकल कनेक्शंस के बड़े इश्यूज हो रहे हैं। सो नीड वर्सेस स्टेटस सिंबल, हाउ डू यू सी इट? जी अब बिग कंसर्न दीज डेज, और अब तो हम क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में तो हम दिखाते हैं जो हम कर रहे होते हैं, और उससे लोग हमें डेफिनेटली जज करते हैं। और एक रेस है और ब्रांड हमने मुंतखब किए हुए हैं, और फिर हमें जैसे ही वो ब्रांड नया कोई वेरिएंट लॉन्च करता है मोबाइल फ़ोन्स में, जैसे ही हर साल आपको पता है कुछ ना कुछ स्टोरेज बढ़ जाता है, प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, तो हमारा फ़ौरन दिल चाहता है कि हम उसको ले लें, और उसको दिखाया भी ऐसे ही जाता है कि हम उसी वक्त लें। लेकिन यही जो उसी वक्त लेना है, अगर आप उसको 6 महीने आगे ले जाएं टेक्नोलॉजी में, या साल आगे ले जाएं, 3-4 महीने आगे ले जाएं फैशन में, तो आपको वही चीज़ आधे दामों पे मिल जाती है। जी उमैर की बात यहाँ पर रह गई जी। चाँद बादशाहों को फकीर बना देती है, और सब्र जो है वो फकीरों को बादशाह बना देता है। जी उमैर, आपकी तरफ वापस आते हैं। आप किस तरह इस टॉपिक को देखती हैं हुमैरा? नुसरत, आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग रैट रेस। ये कभी ना ख़त्म होने वाली वो रेस है कि एक के बाद एक के बाद एक पैसे तो आपके चले जाते हैं, आपका मेंटल सुकून भी जाता है, लेकिन फिर एक चीज़ के साथ आपकी जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है, तसल्ली होती है कि अब आपके पास वो चीज़ आ गई जो आपको चाहिए, वो बहुत टेम्परेरीली होती है। उसके बाद कोई नई नीड सुपरसीड कर लेती है। एक येल यूनिवर्सिटी की स्टडी भी थी द साइंस ऑफ वेल बीइंग के नाम से, उन्होंने यही चीज़ नोटिस करी कि हैप्पीनेस जो है उसके क्या फैक्टर्स हैं, बंदा किस चीज़ से खुश होता है। हमें तो एक उसका पार्ट आपको बताऊंगी, उसमें ये था कि जब आपके पास आपकी मनचाही चीज़ आ जाए, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, आपका मन चाहा जो आपके स्टेटस के मुताबिक हो। बट उसी स्टडी के बाद फिर कुछ महीने बाद जब उन्हीं लोगों को वापस टेस्ट किया, पता चला कि उनकी खुशी में जब उनके पास वो चीज़ नहीं थी और जब थी, उसमें बहुत मार्जिनल फ़र्क था, कुछ खास फ़र्क नहीं था। खुशी में इतना फ़र्क नहीं था, उनकी खुशी में नहीं था। सो दैट मेंट कि इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट। सो आई फील इट्स अ रेस। जब आप घुस जाते हैं और पढ़ जाते हैं, चाहे वो आपकी लुक्स की रेस हो, चाहे आपको जिस स्टेटस के अंदर आपने रहना है, आपके बाल हो, आपका अपना हो, या आपका फ़ोन हो, आपके कपड़े हो, कुछ भी हो, इट्स अ रेस विच अगर आप खुद उसको कॉन्शियसली ना रोकें, इट कैन बिकम वेरी डेट्रीमेंटल। अच्छा, मुझे लेकिन इसमें एक चीज़ बताइए ना कि आपको आपकी सोसाइटी ये करने पे शायद मजबूर कर रही है, या क्या है, क्या इसको सही इसका वर्ड होना चाहिए? उमैर, आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप देखते हैं कि आप लोगों का रवैया आपकी चीज़ों को देखकर चेंज हो रहा है, बिल्कुल, आपके अटायर को देखकर चेंज हो रहा है, आपके फ़ोन को, आपकी घड़ी को, आपकी गाड़ी को देख के लोगों का रवैया चेंज हो रहा है। अगर आप सबमिसिव हैं अपने आप में, आप ज़्यादा ब्रांड्स पे नहीं जाते, तो लोगों का ट्रीटमेंट आपके लिए डिफरेंट होगा। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि जब आप बड़ी गाड़ी में होते हैं, बड़ी गाड़ी से मुराद वो नहीं है जो यूजुअली बड़ी गाड़ियाँ हैं, जब और बड़ी गाड़ी में 4 व्हीलर में होते हैं आप, या ऑफ रोड व्हीकल में होते हैं, तो जहाँ भी आप एंटर हो रहे हैं ना, वो आपसे पूछेगा भी नहीं और दरवाज़ा खोल देगा, क्या सही है, बिल्कुल आप एंटर हो। अगर आप छोटी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा आप कहाँ जाना है, कौन है, क्या है। सो ये चीज़ें हमारी नफ्सियात पे इस तरह असर कर रही हैं कि हमें लगता है कि शायद ये हमारी ज़रूरत है, जिसमें थोड़ा सा भी पावर है या थोड़ा भी अफ्लुएंट बैकग्राउंड से, उसको ये लगता है कि ये मेरी ज़रूरत है। नाउ आई नीड टू शो। ठीक है, एंड समवेयर सोसाइटी डज प्ले रोल इन दिस। यू सी, कुछ सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए रख रखाव जिसको हम कहते हैं, वो आपको रखने के लिए आप उठ के घर के कपड़ों में, चप्पल में किसी के घर या रेस्टोरेंट नहीं चले जाएंगे, या किसी काम पे आप नहीं जाएंगे। सो कुछ सोसाइटल नॉर्म्स आपने मेंटेन करने हैं, बट अगर वो मेंटेन से अगर कुछ आप ओवर एक्सीड कर दें जस्ट टू इम्प्रेस द अदर पर्सन, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम बन जाती है। एंड येस, यू राइट कि स्टेटस सिंबल भी आपका फिर वैसे ही बन जाता है कि आपकी सेल्फ वर्थ अटैच हो जाती है चीज़ों के साथ, विद ऑब्जेक्ट्स। सो लिटरली इट्स ऑब्जेक्ट रिलेशंस भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी थ्योरी के ऊपर भी काम किया हुआ है, बट आई वोंट ब्रिंग द थ्योरी इन ऑब्वियसली। लेकिन जो इंसान की अटैचमेंट है विद ऑब्जेक्ट्स, और जो रिलेशनशिप है, चाहे वो गाड़ी हो छोटी से बड़ी से बड़ी से बड़ी, चाहे वो फ़ोन हो,
दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और पूरी इसके पीछे साइकी है। सो आपका रिलेशनशिप आपके ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, आपके सेल्फ वर्थ क्या है, आपकी सेल्फ इमेज क्या दिख रही है, ये बहुत मैटर करता है ह्यूमन टू ह्यूमन के ऊपर। ये सब मैटर तो करता है, लेकिन हुमैरा हम इन चीज़ों को उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं ना। हम तो वही कर रहे हैं, और हमारी यंगर जनरेशन खास तौर पे एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, विच इज़ नॉट बैड, सही है, सबको शौक है, सब आगे बढ़े, लेकिन हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। ग्रोथ हमें लगता है कि सिर्फ पैसे में ग्रोथ है। बिकॉज यू सी नुसरत, द वे पीपल मार्केट थिंग्स ऑल्सो, इसमें मार्केटिंग का भी बड़ा हाथ है। जिस तरीके से आप यंगस्टर्स को, इवन हमारी एज पे आप कोई कपड़ा मार्केट करेंगे, कोई कुछ आपको बड़ा एक्साइटिंग लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लगेगा आप ये पहनेंगे तो आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज बड़ी वावा हो जाएगी। यू नो, ये एक सर्टन जोड़ा, एंड बच्चों के साथ भी। और वो बताने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा वो है कि जी मैंने पहना होगा तो 4 लोग पूछेंगे और मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ से ये पहना हुआ है, यू नो, ये ज़्यादा मेरे ख्याल में खुश करता है, बजाय इसके कि वो पहन के आपको खुशी हो रही हो। पहन के वो खुशी हो। तो यू सी द वे, आई थिंक अब मार्केट भी हो रही है हमारी चीज़ें, चाहे वो एक कोई भी आप ब्रांड भी ले लो, मतलब कोई ब्रांड ना भी लो, बट अगेन उसमें भी बहुत साइकी और काम है। सो दे नो कि लोग किस नफ्सियात के साथ कहाँ खेलना है, कहाँ टारगेट करना है, और व्हाट विल मेक देम बाय। सो इट्स रियली, देन आई वुड से एंड ऑफ द डे ये हमारे हाथ में भी कभी कभार नहीं होता, ये यंगस्टर्स के भी हाथ में नहीं होता, बिकॉज दे बीन टारगेटेड दैट वे। कि आप उसी में स्लिप करो और आप फिर खरीदो, और फिर आप उसी रैट रेस में, स्टेटस में पड़ जाओ। तो बस ये तो हम इस साइकिल में आ चुके हैं ना। अब उमैर, आपके ख्याल में अब आगे क्या हो सकता है, जितनी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस रैट रेस में हम हैं और जितने और लोग आते जा रहे हैं, अब तो छोटे बच्चों को भी मैं देखती हूँ, उनकी भी साइकोलॉजी ऐसी है कि कौन सी गाड़ी में मुझे स्कूल जाना है, तो कौन सी चीज़ मुझे करनी है, ये मैं नहीं पहनता, ये मैं नहीं खाता। तो ये चीज़ तो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बनती जा रही है, और ये हमारे हर जगह पे इसने घर कर लिया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, माजरत के साथ हमारे खित्ते में कुछ ज़्यादा है दिखावा। इसका ताल्लुक हमारे माजी के साथ भी है, हमारी मौजूदा सोच के साथ है। एक सियासतदान से मुलाकात हुई तो वो इब्राहिम हैदरी गए होंगे छोटी गाड़ी लेके, तो कम्युनिटी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा इनके तो खुद के पास इतनी छोटी गाड़ी है, ये हमारे मसले क्या हल करेंगे। तो समझ आता है कि सियासतदान इतने ज़्यादा पैसे क्यों बनाना चाहते हैं। आप घर में पैसे ले आए तो घर वालों के सारे आर्ग्यूमेंट्स ड्रॉप हो जाते हैं, आप बहुत खूबसूरत शख्स हो जाते हैं। तो बच्चों को समझ आता है कि जो पैसे ले आए, इदारे में जो लोग पैसे ले आए, इदारे उनको छूट दे देते हैं, वो वैल्यूज़ के बियॉन्ड भी चले जाएं तो इदारे कहते हैं कोई बात नहीं, रेवेन्यू अर्नर है, रेन मेकर है। तो हम बार बार ये रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन मुझे एक बड़ा एक्सपेरिमेंट याद आ गया, बच्चों के साथ किया गया। इट्स कॉल्ड द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट, जिसमें बच्चों के सामने एक मार्शमेलो रखा जाता है और उन्हें 5 मिनट का चैलेंज दिया जाता है कि अगर तुम ये ना खाओ तो तुम्हें 2 मिलेंगे। ओके। और जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, राइट, कि अगर मैं खर्च ना करूं आज और उसको इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे कल 2 मिल जाएंगे, राइट, जो मैं आज 1 हासिल कर सकता हूं और मैं अपने आप को एक्सपेंसेस पे रखता हूं। तो खैर उस बच्चों के साथ आपको पता है कि वो बड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ उठा के चखना भी शुरू करते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा उसको चाटते हैं, लेकिन बचाने की भी कोशिश करते हैं। रिसर्चर्स ने ट्रैक किया इन बच्चों को आगे भी, और वो बच्चे जिन्होंने वो 5 मिनट रेजिस्ट कर लिए थे, यानी वो मार्शमेलो नहीं खाया था और 2 मिले थे, वो जिंदगी में भी बेहतर साबित हुए। ज़्यादा साबित कदम थे, ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल बेहतर थे, स्टेटस वाइज वो ज़्यादा बेहतर हुए। तो ये तजुर्बा हमें ये बताता है कि अगेन वो जो एडवर्टाइजर और मार्केटियर जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा समझता है साइकोलॉजी को, और उसका काम ही कंज्यूमर बिहेवियर है, और आपको मुझे अपील करना है कि हम कहें आज ही खरीदना है, उस वक्त अपने आप को रेजिस्ट करना, जैसे उस तजुर्बे में कुछ बच्चों ने किया कि मैं अभी ना खाऊं। तो मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैंने पहले ये बात कही कि ख्वाहिशात बादशाहों को स्लेव्स बना देती है, और सब्र जो है वो स्लेव्स को बादशाह बना देता है। तो आप पेशेंस अपने अंदर बिल्ड करें। समटाइम्स हमारे पास एक अच्छा गैजेट होता है, इट्स नॉट सो बैड नुसरत, वो चल सकता है, और हमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक कैमरा ज़्यादा के लिए हम ले लेते हैं, और फिर हम शायद वो कैमरा भी उतना इस्तेमाल नहीं करते। सो लोग तो आपको जज करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि स्टेटस की कोई हद नहीं है।
और मजेदार बात यह है कि जो लोग बहुत टाइम से स्टेटस रखते हैं उनको तो मैंने बहुत कम दिखावा करते हुए देखा है। वो सादी टी शर्ट्स पहनते हैं, वो आपको बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स दुनिया के मिलेंगे, वो क्योंकि उनकी रिकग्निशन फिर वो दिखावा, वो ब्रांड नहीं रहता, बल्कि उनका काम, उनकी वर्थ हो जाती है, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट की होती है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि उस वर्थ पे काम करें। जब वो अंदर की वर्थ आपकी बढ़ती है तो फिर बाहर की चीजें आप इस्तेमाल करें जब आपके पास हो, लेकिन ना आप उसके गुलाम होते हैं और ना आप दिखा दिखा के उनको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, हम इस पे मज़ीद आपसे बात करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ते हों या थोड़ा बहुत भी आपको पता हो तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मुग़ल एम्पायर जो मुसलमानों का इतना बड़ा एम्पायर था और कितना उसका एरा था, सारा कुछ वो ख्वाहिशात की वजह से ही, आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स बट अ मेजर बिग रीज़न जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुई थी, वो ख्वाहिशात ही की वजह थी, जिस तरह उमैर बता रहे हैं इस वक्त। तो वो तो खैर आप जब उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको और चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारा आज जो टॉपिक है वो बड़ा ही मज़ेदार है, नीड वर्सेस सोशल स्टेटस है या स्टेटस सिंबल है। क्या चीज़ ज़रूरत है और क्या चीज़ हम सिर्फ स्टेटस के लिए कर रहे हैं। मेरे पास अभी एक सवाल भी आया, ताहिर हनफी साहब ने पूछा है। उन्होंने कहा कि इस जुमले से कैसे पीछा छुड़ाएं कि लोग क्या कहेंगे। ये भी होता है ना, ये भी बड़ी चीज़ है कि जी इस घर में रह रहे हो लोग क्या कहेंगे, इस गाड़ी को चला रहे हो लोग क्या कहेंगे, ऐसे कपड़े पहन रहे हो लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे, इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। इसमें एक आपका सोशल कंस्ट्रक्ट भी आ जाता है, हाउ आर पीपल कंस्ट्रक्टिंग यू सोशली एंड योर ओन पर्सनल स्क्रिप्ट। अब हम सब एक, जैसे फिल्म की एक स्क्रिप्ट होती है, वैसे हमारी अपनी ज़िंदगी की भी स्क्रिप्ट है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जो हमारे माँ बाप बोलते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, चाचा मामा बोलते हैं। सो वो स्क्रिप्ट सुनते 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 हमें भी इंटरनलाइज हो जाती है, फिर हम भी वही बन जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मे बी वेरी अनकॉन्शियसली, वेरी कॉन्शियसली ऑल्सो पेरेंट्स आर सेइंग कि ऐसे नहीं बैठो, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाते, लोग क्या बोलेंगे। तो वो सुन सुन के फिर क्या होता है कि आप उसको इंटरनलाइज करके आप भी वही चीज़ शुरू कर लेते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपने पीछा छोड़ाना है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है। ये आपकी अपनी बनाई हुई है जो कि बहुत कम होता है, बिकॉज ये आता ही आपके पेरेंटल स्क्रिप्ट से कहीं से है। तो अंडरस्टैंडिंग अगर पेरेंट्स से आ भी रहा था, वो किस एरा में और किस ज़माने में और कितना उनको भी ख़ानदान क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, कितना उनको रख रखाव रखना पड़ता था। नाउ डेज़ आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी, आई वोंट से बहुत कम हो गई है, बट थोड़ी बेहतर हो गई है, स्पेशली विद द न्यूअर जनरेशन कमिंग इन। आप अगर उनको बोल दो कि आपने सही ड्रेसअप नहीं किया हुआ, तो लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे वी डोंट केयर, आई एम कम्फर्टेबल। यहाँ पे एक शिफ्ट आ रहा है थोड़ा सा विद द न्यूअर जनरेशन कि वजह से कि हमें अपने कंफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा परवाह है, और हमें ये नहीं परवाह कि आगे से लोग क्या बोलेंगे, हमने क्या पहना है, कैसे बैठे, कहाँ गए हैं, क्या किया है। बट अगेन नुसरत, दो कन्फ्लिक्टिंग साइड्स है, बिकॉज ये बात उस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करती है जो अभी जो हमारा टॉपिक है कि अगर आप स्टेटस सिंबल आपने क्या मेंटेन करना है, इफ ऑन द अदर साइड आपने ये इसको नहीं करना मैं कि लोग क्या मैं कहेंगे। यही सोच रही हूँ कि जब मैं ये देखती हूँ यंगस्टर्स की, टीनेजर्स की बातें, बिल्कुल वो ये कहते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम कंफर्टेबल हैं, बट दे आर वेरी एडमेंट। जब आप उनसे ये सारी, उनको हर चीज़ लेटेस्ट भी चाहिए, फिर उनको पर्टिकुलर चॉइसेस, हाँ इस चीज़ में है वो मतलब एक तरफ तो ये है कि उनको इस चीज़ की अपेरेंटली परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनको चाहिए वो चाहिए ही है। यस, और वो भी सब लेटेस्ट ही चाहिए। जो मेरे ख्याल में ये एक हमारे देखने में आया, हो सकता है उमैर इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं। उमैर, आप क्या कहेंगे? आई थिंक वो भी यही सोचते हैं, उनके लोग मुख्तलिफ हैं, उनके लोग, उनके इर्द गिर्द के दोस्त यार होते हैं जिन सर्कल्स में वो जाते हैं, और उसमें वो ज़रूर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ऐसे कपड़े वो पहनते हैं, ऐसे एक्सेंट बोलते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ प्रिटेंड करते हैं ताकि वो उन ग्रुप्स का हिस्सा बन सकें। सो उनके लिए बाकी लोग शायद मैटर नहीं करते, और इसलिए वो ज़रूर कहते हैं कि वो हु केयर्स, एंड बट दैट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द जनरेशंस इन आवर कंट्री।
भी कि नौजवान और जो उसका वाइडर ख़ानदान होता है, जो एल्डर्स होते हैं, उसके साथ वो कनेक्ट नहीं होता। और इट्स पार्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, और बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि हम नॉट केयरिंग या टू मच केयरिंग, जो आपने कहा लोग क्या कहेंगे, कोई बीच की राह के ऊपर ज़रूर आए। लोग क्या कहेंगे पे एक पुरानी कहानी है, मैं हमेशा दोहराता हूँ। बाप बेटा एक गधे के साथ जा रहे हैं और मुख्तलिफ उनके सिनेरियोज हैं, और बचपन में एक कहानी हमने पढ़ी थी, और हर सिनेरियो पे लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। बाप बैठा हुआ है, बच्चा आगे है, तो लोग कहते हैं हाय देखो कैसी नौजवान नस्ल हो गई। बच्चा बैठा हुआ है, बाप आगे है, तो लोग कहते हैं उलट हो गया, बूढ़े बाप को आगे चलाया हुआ है। अगर दोनों बैठे हुए हैं तो फिर खोते की फिक्र करने वाले आ जाते हैं, दोनों नहीं बैठे हुए तो लोग कहते हैं कितने बेवकूफ है, नेमत का ज़िया किया हुआ है। तो इसकी तो कोई हद नहीं है। सही बात है। लोग क्या कहेंगे, और लोग जो कहते हैं वो अपने जाविये से कहते हैं। सवाल ये है कि क्या लोगों के कहने पे आपकी फैसला करना है आपके रब ने। और लोग क्या कहते हैं, तो लोगों को तो मैंने हमेशा अच्छी बातें कहते हुए सुना है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जो कि बहुत कम शोशा रखते थे, बहुत कम पे गुजारा करते थे। ऐसे लोग तो अमर हो गए, वो जेनरेशन्स के बाद भी जिंदा हैं। चाहे वो गाने वाले थे, चाहे वो लोगों को सुधारने वाले थे, चाहे वो अपने काम से, अपने टैलेंट से माशरे में वैल्यू ऐड करने वाले थे। ऐसे लोग तो हमेशा ऑनर्ड रहे हैं। तो वक्ती तौर पे ज़रूर हमें फेम उन लोगों की तरफ नज़र आती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स दिखाते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें अपने बैचेस के अंदर, अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में से वो लोग याद रहते हैं जो कि उन चीज़ों पे काम करते हैं जो कि शायद मटीरियल वैल्यू नहीं रखती। और क्योंकि हम खुद मटेरियल नहीं है नुसरत, तो हमारा रियल इंक्लिनेशन जो है वो है ही नॉन मटेरियल की तरफ। मैं आपको लाखों रुपए के तोहफे दूं और एक ख़त लिख के दूं, आप तोहफे छोड़ जाएंगी, जब आप इलाका छोड़ेंगी, मुल्क छोड़ेंगी, आप वो ख़त संभाल के रखेंगी। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ज़रूरत मेरी खाना है, उस खाने को पूरा करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। मैंने 20 रुपए का भी खाना खाया है आज के हालात में, और 2000 रुपए का भी खाना खाया है, राइट। तो उसकी रेंज में कोई, बल्कि आपको 20,000 बल्कि 2 लाख रुपए का खाना खाने वाले भी मिलेंगे इस मुल्क के अंदर, राइट। सो आपने ये फैसला करना है कि आप इस वक्त क्या कर सकते हैं जो कि आपकी ज़रूरत भी पूरी करे, थोड़ी बहुत ख्वाहिश भी पूरी करे। ख्वाहिशात सारी पूरी नहीं होती, लेकिन उन ख्वाहिशात के साथ साथ अगर आप स्पेस क्रिएट करें कि आप ऐसे अपने फंड्स को मैनेज करें, अपनी ज़रूरियात को मैनेज करें कि आप मुस्तकबिल में ज़्यादा हासिल कर सकें, तो आई थिंक ये वाइजर फैसला है। अच्छा, और जो लोग ज़्यादा हासिल भी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी सब्र ज़्यादा करामद है। अच्छा उमैर, ये बताइए कि ये चीज़ जिस तरह आज आप बता रहे हैं ग्रोन अप्स के लिए, या वो लोग जो उस लेवल पर हैं, जो सोच विचार करते हैं, जो इन चीज़ों में बेहतर होना चाहते हैं, शायद वो इस पे काम करें, यकीनन कर रहे होंगे। लेकिन उम्र का एक वो हिस्सा होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, और अभी हम वो बात भी कर रहे थे, अब वो जनरेशन है जो ये कहती है कि मुझे दोस्तों में जाना है और मैं वो कपड़े रिपीट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी जो मैंने पहने थे, शूज़ मुझे रिपीट नहीं करने जो मैंने पहने थे। ये वो जनरेशन है, ठीक है। अब इस जनरेशन को जब आप ये समझाते हैं, फ़र्ज़ करें एक बच्चा आइडियली उसी तरह बॉर्न एंड रेज हो गया जैसे आप बता रहे हैं, अब उसके दोस्त तो सारे ऐसे ही उसको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट आता है। कैसे आप अपने बच्चों को, कैसे उन लोगों को जो बड़े हो रहे हैं, आप उनमें ये इनकलकेट कर सकते हैं कि दीज थिंग्स दे डोंट मैटर एज सच। ये कैसे आप इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है ना कहीं सुन सुन के, बातें कर कर के, देख देख के वो आपको इन्फ्लुएंस कर देती हैं। तो कर लें आपके बच्चे, लेकिन आप क्यों उनको ज़िंदगी भर बच्चा रखते हैं? इस कल्चर के अंदर बच्चे की शादी तक, उसकी बच्चा होने तक के खर्चे माँ बाप ने उठाने हैं, और माँ बाप खुद स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपके बच्चों की ख्वाहिशात हैं, वो चीज़ें करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं। हम सब ने नौजवानी में ये काम किए हैं, और उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बजाय इसके कि माँ बाप इसकी जिम्मेदारी लें, अगर बच्चे कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोई गेम लेना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स की चीज़ लेना चाहते हैं जो कि महंगी है, तो उन्हें इनकरेज करें कि वो कमाना सीखें, वो ऑनलाइन काम करें, वो कोई छोटी मोटी बेक सेल करें। ये तो बड़ा अच्छा तरीका होता है नुसरत। कहीं ना कहीं हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारे मोटिवेटर्स भी तो हैं, तो अगर आप उन्हें पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो आई थिंक इट मेक्स फॉर अ वेरी गुड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द यंग एज। क्योंकि आप ज़ाहिर है उसी को हासिल करने के लिए, वो टारगेट हिट करने के लिए मैंने बाहर जाना है, इतने पैसे जमा करने, तो मैं अपना टाइम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करूँगा। सो आई वुड इनकरेज दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर। और आई थिंक आजकल के नौजवान तैयार हैं कि उन्हें ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जो कि शायद माँ बाप नहीं देना चाहते। Somewhere I think the children need to earn it.
चिल्ड्रन भी नहीं, अडल्ट बड़े भी, जो चीज़ आपको वैसे ही पेट पे पकी पकाई मिल जाए और जिसके लिए जो मेयर भी कह रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, कि मेहनत करके यू अर्न इट। अगर आपने ठीक है नया फ़ोन लेना है, नया टैबलेट लेना है, नया जोड़ा लेना है, तो आपको उसके बरक्स आप कुछ और निकाल के दे भी रहे हो, आप कुछ सेक्रीफाइस करो, या आप वेट अप करो, या आप सेव अप करो। सो कहीं ना कहीं बच्चों में दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप डालना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ अगर आप उनको गोल्डन सिल्वर प्लेटर पे दे देंगे तो फिर वो तो फिर आई थिंक बड़ों का भी तो रवैया यही बन गया है ना कि गोल्डन सिल्वर प्लेटर में ही हो चीजें। एब्सोल्युटली, बात तो यही है कि इफ आई एम वर्किंग, ठीक है, अगर जो मैं मेहनत कर रही होंगी या जो कुछ कर रही होंगी, अब ये रवैया भी हो गया है कि मेहनत कम करो, शॉर्टकट्स करो, और उसके बाद आपको जो उसकी कंसिडरेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी तो हमारा रवैया हो गया है ना, बड़ों का भी रवैया हो गया है, तो ऑब्वियसली वो ट्रिकल डाउन होता है। ओल्डर द अडल्ट्स दे फिल इन फॉर द यंगर वंस कि ये चाहिए, अच्छा मैं ला दूंगा, अच्छा मैं कर दूंगा। कहीं पे हमने एज एडल्ट्स वी नीड टू बी मेंटोर्स एज वेल, वी नीड टू बी द रोल मॉडल्स एज वेल फॉर द यंगर जनरेशन और फॉर अदर्स ऑल्सो, कि अपने मीन्स के अंदर ही आप रहें। अगर बच्चों के पास ये रोल मॉडल नहीं है कि वो एक से कोई उसको, अगर आप खुद भी एक से जोड़ा, जैसे आपने कपड़ों की बात की, जब बच्चे बोलते हैं कि हम कैसे रिपीट करें, पार्टी है दोबारा जाना है या गेट टुगेदर, अगर आप खुद उसको एज इम्प्लीमेंट करके एज रोल मॉडल करते हैं, हमने आराम बोले कि वो मेरे पास भी कपड़े, अगर हम एक से दो जोड़ा 2-4 दफ़ा पहन लें एंड यू अश्योर द किड कि इट्स ओके। अच्छा देखिए, ये वाली चीज़ें भी हैं। फिर घरों में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जॉइंट फैमिली में या वैसे फैमिली में, फलां के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो मेरा बच्चा भी इसी स्कूल में जाएगा। अब क्या वो आपकी ज़रूरत है या क्या वो स्टेटस है, क्योंकि आपको क्या पता है कि वहाँ क्या करिकुलम है क्या नहीं है। एंड फिर यही आपने जो बात की ना नुसरत, यही वो वर्ड्स हैं जिसका मैं आपको कह रही थी, स्क्रिप्ट हमारी होती है जी, जो बच्चे भी सुनते रहते हैं, जो बड़े भी बोलते रहते हैं, फिर बच्चे भी सुनते हैं, अच्छा बेहतर स्कूल, कज़न से बेहतर स्कूल, फिर उनकी ये स्क्रिप्ट बन के बड़े होकर फिर यही हो जाती है जो वो साहब बात कर रहे थे कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे तो ये बेहतर करना है। एक ब्रेक इस वक्त हमारे पास आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ हुमैरा अफान मौजूद हैं, उमैर जालियांवाला हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं कि नीड क्या है और हमारा स्टेटस सिंबल क्या है। अच्छा, स्टेटस सिंबल भी होता है और कभी कभी इन चीज़ों का आपको मज़ा लग जाता है और वो आप टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। ये भी है, और उसमें स्टेटस सिंबल भी हो रहा होता है और लोग भी इन चीज़ों को सराहने ज़्यादा लगे। यानी हमारा रवैया ये हो गया है कि आजकल, जैसे मैं हमेशा से ये कहती हूँ, जब भी मैं शोज़ करती थी तो लोग मुझे कहते थे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। उससे ज़्यादा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ये होता था कि जब कोई मुझे ये कहता था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या आपके सवालात बहुत अच्छे हैं। पता नहीं, मुझे ये शुरू से ये कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हम एक दूसरे को कभी इस बात पे सराहते नहीं हैं, जबकि वेस्ट में अगर हम देखें तो वो फौरी ये बात करते हैं कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, या वो बड़ा ये उसमें ये अच्छाई है, वो अच्छाई है, अपीयरेंस से हटके भी बात करते हैं। हमारे यहाँ अपीयरेंस के ही इर्द गिर्द लोग घूम रहे होते हैं। बिल्कुल, आपका पर्सनालिटी के ऊपर, आपके पर्सोना के ऊपर जो आप दिखा रहे हो, पर्सनालिटी भी इज योर पर्सोना, जो आप क्राउड को दिखा रहे हो वो वही देख के उसी पे बात करेंगे। बट समथिंग विच इज़ वेरी सटल या हिडन, जो पीछे नज़र नहीं आ रही, वहाँ तक तो लोग पहुँचते भी नहीं है। बट येस, आई थिंक ये भी एक कल्चरली ज़रा चीज़ है, सर्टन स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करना, नोटिस ज़्यादा करना, बात ज़्यादा करना, एंड समवेयर Nusrat, it's connected with power and authority as well. You know, the status symbol, need ठीक है आपकी हो, वो एक separate चीज़ है, but again जैसे आपने गाड़ी की बात की, बड़ी गाड़ी से आप आए हो, कोई भागे हुए दरवाज़ा खोलेगा, छोटी में पूछेगा नहीं, so कहीं ना कहीं you feel that power in yourself as well. Yeah, you feel good about yourself actually. Yes. So sometimes going into these brands or something, it is a status symbol because आपकी वो power, आपकी authority, आपका एक certain image show करता है, तो this is also very addictive. अच्छा उमैर, ये जो एडिक्शन हो जाती है कि हमें जब प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाता है और हमारी चीज़ों की वजह से लोग हमें सराहने लग जाते हैं, इस एडिक्शन से बाहर कैसे आया जाए? बहुत ही उनको देखें जिनकी पोजीशन ख़त्म हो गई है, जिनकी पावर ख़त्म हो गई है,
और इस मुल्क में बड़े बड़े जनरलों से लेके बहुत मशहूर सियासतदान जो कि बहुत ताकत रखते थे, और आज देखें उनका क्या हाल है। और यही हमें लिटरेचर फेथ का सिखाता है कि वी मस्ट लुक अहेड, कि एक दिन ये नहीं होगा। एक और बात, दो बातें, एक तो ये कि हु यू आर इज़ व्हाट यू हैव, एंड व्हाट यू हैव इज़ लॉस्ट, देन हु आर यू। अगर आपको अभी इतने चस्के लग रहे हैं चीज़ों से और आप उन्हीं पे अपने आप को बना रही हैं नुसरत, और जिस दिन वो चीज़ें नहीं होंगी जी तो उस दिन आप क्या होंगी। तो ऐसे लोग बहुत लॉस्ट भी नज़र आते हैं। आप देखें कि पावर हंग्री कहाँ तक जाता है, फेम हंग्री कहाँ तक चला जाता है, मनी हंग्री, अपनी पुश्तों के लिए पैसे इतने जमा किए हुए फिर भी उसकी कोई हद नहीं होती। तो ये अपने आप को एक ऐसी स्टेट में डालना है, यानी अपने आप के साथ ज्यादती करना है, अपनी लाइफ के साथ करना है, आपने बर्डन साथ कैरी भी करना होता है। एक मेरी मज़ेदार मिसाल ये थी कि इस्लामाबाद में अक्सर लोग बहुत महंगी गाड़ियाँ लेते हैं, मैंने देखा है करोड़ों की गाड़ियाँ लेते हैं और चलाते हैं, उनके ड्राइवर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि दुआ किसकी माँ की पूरी हुई है? मजे किसको आ रहे हैं असल में? बिल्कुल तो बिल्कुल ये भी कुदरत का इंटरेस्टिंग इंसाफ होता है, राइट? जी जी। और बल्कि उमैर, इस पे मैं एक बात बताऊं, कल मेरी दोस्त हैं, शायरा हैं, अमरीन हसीब अंबर, उन्होंने बताया, किसी और शायर का नाम ले रही थी क्योंकि उनकी पर्सनल बात है तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बड़े शायर हैं लेकिन अब उनको याद नहीं रहता, तो जब उनके सामने उनको उनके अशार सुनाए जाते हैं तो उनको पसंद तो आते हैं लेकिन ये याद नहीं रहता कि ये मेरे शेर हैं। तो बात ये है कि हम ये दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि हम ये समझते थे कि हर चीज़ छिन सकती है लेकिन इल्म नहीं छिन सकता, लेकिन देखें अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। खुदा ना खास्ता सेहत ऐसी हो जाए, दिमागी सेहत ऐसी हो जाए तो वो इल्म भी किसी काम का नहीं रहता। बड़ा टाइम लिमिटेड होता है ना, इट्स ऑल वेरी टाइम बाउंड। चाहे आपकी वो शोहरत भी हो, यस कुछ लोगों के साथ डेकेड्स तक चलती है, बिल्कुल, बट कहावत है ना, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, एक्सेप्ट फॉर द डॉलर दीज डेज एंड प्राइस हाइक। लेकिन वही बात है कि कितना टाइम कनेक्टेड है, मोमेंटरली है। तो इसीलिए इस दिमाग को, अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, जो ऊपर जाते हैं फिर वो नीचे भी आता है, नीचे आता है। और तो मेरे ख्याल में ये हाँ बिल्कुल, ये एक्सेप्टेंस भी आपके अंदर होनी चाहिए। और ये नुसरत जी, अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है हमारा। उमैर, आप कोई आखिरी लाइन कहना चाहते हैं तो ज़रूर कह दीजिए जल्दी से। जी, मैं कह रहा था कि सादगी में भी हुस्न होता है। स्टाइल ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव हो, और एस्थेटिक्स जो हैं और ख़ूबसूरत दिखने वाले लोग और अपनी चीज़ें, बड़ी सादी चीज़ें उनके पास होती हैं बेसिक, लेकिन वो जैसे उनको चलाते हैं, जैसे उनको निभाते हैं, उसमें भी स्टाइल होता है। तो वो वाला स्टाइल भी बना सकते हैं आप। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आखिर में मेरे कहने की कुछ गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।